हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी माध्यम के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या, सौरमंडल के बारे में, और सारे ग्रह हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक है, देखो सभी ग्रहों के बारे में तो हम लोग स्पेशली चर्चा कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। अब लेकिन हमें अपनी सिर्फ पृथ्वी से मतलब है, अर्थ से मतलब है, तो अर्थ के बारे में हम लोग अब डीप में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कि अर्थ के अंदर आपके जैसे ये अर्थ है तो वो जीवंत ग्रह है, तो इसमें जीवंत ग्रह होने का क्या कारण है? तो ये इसका जैवमंडल है, और ये जैवमंडल जो है किन किन अलग भागों से मिलकर बना है। तो आपके स्थल मंडल के बारे में, स्थल मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, स्थल मंडल के महत्वपूर्ण जो एट्रीब्यूट्स है वो हम लोग कवर करने वाले। इसके अलावा जल मंडल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे लास्ट क्लास जो सोलर सिस्टम हमने पढ़ा था ना, उसमें भी जैसे एक दो कॉन्सेप्ट्स है, तो वो भी मैं पहले क्लियर करवा देती हूँ, उसके बाद में हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे पुच्छल तारा है, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही होगी कि मैम ने पुच्छल तारे के बारे में, इसके अलावा एस्टेरॉइड्स है, मीटियोरॉइड्स है, इनके बारे में नहीं बताया, तो वो भी एक दो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो 5-10 मिनट में हम लोग पहले जो लास्ट क्लास का जो कुछ कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर बात करें हम लोग तारे की, तो तारे के निर्माण और उसकी जो आयु है, और इसके अलावा फिर उसके मृत होने से संबंधित हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करें क्या, एक विशेष प्रकार का तारा जो हमें अंतरिक्ष में दिखाई देता है, उसके बारे में बात करें, जिसका नाम क्या है, पुच्छल तारा। ठीक है, मतलब एक प्रकार है, पुच्छल तारा नाम नहीं है किसी पर्टिकुलर तारे का, ये क्या है, एक प्रकार है। ठीक है, पुच्छल तारा, अब देखो ऐसा तारा जिसके पूंछ दिखाई देती है हमें अंतरिक्ष में। ठीक है, तो उसी को पुच्छल तारा कहता है। अब यहाँ पर पुच्छल तारे का पुच्छल तारा होने यानी पूंछ होने का जो विशेष कारण क्या है वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जो पुच्छल तारे होते हैं ना, ये मोस्टली किससे बनते हैं? सबसे पहले तो ये हमें पता होना जरूरी है, धूल से बनते हैं। ठीक है, धूल, इसके अलावा गैस से बनते हैं, और जो छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के, मतलब धूल कण गैस से ये बनते हैं। इसके अलावा ये बर्फ से जो है धूल कण गैस और बर्फ का ये क्या होते हैं, संयोजन होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आपका ये पुच्छल तारा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ये दिखाई देता है अंतरिक्ष में, जब ये टूटता है या फिर जब ये गति करता है तब इस प्रकार दिखाई देता है। देखो ये आपका क्या है, सूर्य है, और ये सूर्य के जब नजदीक आता है ना, तो यहाँ पर क्या है, सूर्य के नजदीक आने की वजह से सूर्य का तापमान आपको पता है यहाँ पर कितना ज्यादा रहता है, तो सूर्य के तापमान की वजह से ये क्या हो जाता है, पुच्छल तारा गर्म हो जाता है। और ये रहता पहले नॉर्मल तारा है, ठीक है, लेकिन सूर्य के तापमान की वजह से गर्म हो जाता है, और इसमें से गैस की क्या निकलने लग जाते हैं, फवारे निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इसकी पूंछ जैसी आकृति हमें दिखाई देती है अंतरिक्ष में, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, तो पुच्छल तारा कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो जो पुच्छल तारा है ना, इसके भी कुछ भाग है, इसका जो शीर्ष भाग है इसको कहा जाता है क्या, शीर्ष भाग को कहा जाता है क्या, शीर्ष भाग को कहा जाता है कोमा। ठीक है, शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो कोमा कहा जाता है। इसके अलावा जो मध्य का भाग है इसको कहा जाता है क्या, नाभि। देखो नाभि भी आपके मध्य में होती है। ठीक है, उधर पर जो नाभि होती है उस प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंतिम भाग है इसको कहा जाता है क्या, पूंछ। ठीक है, तो इस प्रकार से पुच्छल तारे के 3 भाग है। अब देखो जो हमें अंतरिक्ष में जो हर एक प्रत्येक 76 वर्ष बाद में जो दिखाई देने वाला जो तारा है ना, जो हमें अंतरिक्ष से दिखाई देता है प्रत्येक 76 वर्ष बाद में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, हेली नाम है। क्या नाम है, हेली नाम है। तो हेली नामक पुच्छल तारा हमें अंतरिक्ष से देखने पर दिखाई देता है प्रत्येक 76 वर्ष बाद में। तो प्रत्येक 76 वर्ष बाद जब भी आपको मौका मिले तो ये हेली नामक पुच्छल तारे को आप टूटते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, यह गति करते हुए देख सकते हैं अगर ये पृथ्वी से जब भी निकट से गुजरता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या, कि उल्का पिंड किसको कहा जाता है, उल्काश में किसको कहा जाता है, उल्का किसको कहा जाता है, और आपके एस्टेरॉइड्स किसको कहा जाता है। देखो एस्टेरॉइड्स के बारे में लास्ट क्लास में हमने कुछ चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था
कि जो हमारी जो प्लैनेट्स है, ठीक है, जो आपके सौरमंडल है, तो सौरमंडल का जो परिवार है ना, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये सूर्य है, और सूर्य के से पास में आपको पता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कौन करते हैं, तो ग्रह करते हैं, ठीक है। ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, इसके अलावा क्या है, ये आपका पृथ्वी हो गया, ये आपका मंगल हो गया, अब ये आपका क्या है, बृहस्पति हो गया, ठीक है, आकार में बहुत बड़ा है। ये हो जाएगा क्या आपका बृहस्पति, ये हो जाएगा क्या आपका शनि हो गया, ठीक है, ये आपका अरुण हो गया, और ये आपका वरुण हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको पता है, आपके परिक्रमा करते हैं किसके अराउंड, तो आपके सन के अराउंड, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, परिक्रमा तो सारे ही ग्रह करते हैं। एक चीज है, लास्ट क्लास में मैंने अरुण ग्रह का 164 वर्ष बताया था परिक्रमण पथ, लेकिन इसका है 84 वर्ष, ठीक है। ये बाद में मुझे दिमाग में आया, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, वरुण का है 164 वर्ष और कहीं कहीं पे 165 वर्ष मिलता है, ठीक है। अब देखो आपके जो 4 ग्रह जो कि क्या है, आंतरिक ग्रह, ठीक है, या फिर इनको आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इनके बाद में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्या है, ग्रह पाए जाते हैं, जिनको अवांतर ग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। करोड़ों की संख्या में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, या फिर कहा जाता है क्या, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, यहाँ पर पाए जाते हैं करोड़ों की संख्या में। अब देखो इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के पास में छोटे छोटे क्या पाई जाती है, छोटी छोटी उल्काएं पाई जाती है, उल्काएं पाई जाती है, ठीक है। देखो क्षुद्र ग्रह और उल्काओं में क्या अंतर है, क्षुद्र ग्रह शीतल पिंड होते हैं जो इसके आपके एक पर्टिकुलर बेल्ट में, इसके अलावा अंतरिक्ष में और भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो उल्काएं है ना, ये क्या है, थोड़ी सी गर्म होती है, ठीक है, कैसी होती है, गर्म होती है। तो ये उल्काएं यहाँ पर पाई जाती है, क्षुद्र ग्रहों के आसपास रहती है, ठीक है। मतलब ये भी क्या है, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के अराउंड चक्कर लगाते हैं और उल्काएं भी लगाती है, ठीक है। तो ये उल्काएं भी यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों के पास में पाई जाती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब पृथ्वी कहाँ है, मंगल ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी से जस्ट पास में मंगल ग्रह, फिर ये पृथ्वी है। क्लियर। तो बहुत सारे जो एस्टेरॉइड्स है ना, ये निरंतर अपने परिक्रमण पथ पर क्या है, चक्कर लगाए जाते हैं, और कई बार ये एस्टेरॉइड्स में क्या है, पृथ्वी से टकराते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी, लेकिन ये वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाते, ये अपना काम करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में। लेकिन जो उल्काएं होती है ना, ये थोड़ी सी क्या होती है, चुलबुली होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये पृथ्वी के इस आपके जो कक्षा है ना, इसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है। आपको पता है ये पृथ्वी है, इसमें क्या है, स्थलखंड भी है, इसके अलावा जलीय भाग भी है, और साथ में क्या है, वायुमंडल भी है इसके चारों तरफ, ठीक है। और वायुमंडल किसका आवरण है, तो वायु का आवरण है। वायु बहुत सारे प्रकार की है, मतलब गैसें बहुत सारी प्रकार की है, जिनमें आपके ऑर्गन हो गई, ठीक है, इसके अलावा आपकी CO2 हो गई, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन हो गई, इसके अलावा आपके ओजोन है, ठीक है, इसके अलावा आपकी क्रिप्टोन है, इसके अलावा कौन सी हो गई, तो आपकी नियोन है, मीथेन है, ठीक है। तो बहुत सारी गैसें, नाइट्रोजन है, तो बहुत सारी आपकी, ठीक है, तो ये बहुत सारी गैसें क्या है, वायुमंडल में हमारे विद्यमान है। तो ये उल्काएं मैंने बताया चुलबुली होने के कारण क्या है, कभी कभी क्या है, पृथ्वी के आपके वायुमंडल में प्रवेश करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब कुछ उल्काएं तो क्या होती है, यहीं पर नष्ट हो जाती है, कुछ उल्काएं क्या होती है, यहीं पर नष्ट हो जाती है, यानी कि हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो जब ये गैसों से टकराती है ना, तो गैसों में और आपके उल्काओं में क्या होता है, घर्षण होता है। पता है मीथेन गैस कैसी ज्वलनशील गैस है, जो कि आपके जो आपके सिलेंडर में जो गैस का सिलेंडर होता है, उसमें जो मीथेन गैस निकलती है, इसका नीला और हरा रंग होता है। तो अब ये कितनी ज्वलनशील है भाई, खाना आप पकाते हो कि नहीं, तो ये जला क्यों नहीं सकती इन उल्काओं को। तो यहाँ पर ये जो गैसों के और आपके उल्काओं के मध्य घर्षण होने के कारण क्या है, उल्का प्लस किनमें, गैसों में घर्षण होने के कारण क्या होते हैं, ये जल जाती है, ठीक है। और जलकर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और नष्ट हो जाती है तो इनको क्या नाम दे दिया जाता है, उल्काश्म नाम दे दिया जाता है। उल्का से ही उल्काश्म बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ उल्काएं क्या है, इनको पार कर जाती है, कुछ उल्काएं क्या करती है, इस वायुमंडल को पार कर जाती है,
और पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर पृथ्वी पर गिर चुका है पर्टिकुलर, तो ये उल्काएं जब गिरी तो इनको क्या कहा? उल्का पिंड हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो उल्का से ही उल्का पिंड बना है, उल्का से ही उल्काश्म बना है। क्लियर हो गया? इनको मीटियोरॉइड्स और मैटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मीटियोरॉइड्स और मैटर भी कहा जाता है। तो इतना आई होप आप सभी का क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं। अब आज हम लोग स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सब्सक्राइब कर देना है चैनल को ताकि आगे की क्लासेस का भी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। आप लाइक करोगे, ठीक है, तो बाकी सभी को क्या है? प्रोत्साहन मिलेगा, बाकी सभी स्टूडेंट्स को। देखो इतने समय से मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस करवा रही थी। ठीक है, तो यूट्यूब पर मैं अभी आई हूँ, तो यूट्यूब पर क्या है, नॉर्मली सब स्टूडेंट्स को जुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज ऑफलाइन स्टूडेंट्स में तो काफी सारे स्टूडेंट्स जानते हैं मुझे। लेकिन अभी आपको भी क्या करना है? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको चैनल के साथ जुड़ना है और क्लासेस लेनी है। ठीक है, और रेगुलर इसी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ में क्या है? तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आज की क्लास में हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं क्या? हमारी अर्थ के बारे में। ठीक है, अब देखो जो अपना अर्थ है ना, इस पर क्या है? स्थल भी पाया जाता है, यानी कि ये जो क्या है? दृढ़ भूखंड है। ठीक है, अब जो दृढ़ भूखंड है ये कैसे बना, यानी अपनी अर्थ जो है इतनी शीतल किस प्रकार से हुई, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा देखो जलीय भाग भी यहाँ पर क्या है? विद्यमान है। जलीय भाग भी क्या है? विद्यमान है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? जलीय आपके जो वायुमंडल है वो भी क्या है? विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है? ये यहाँ पर अब स्थल की उत्पत्ति कैसे हुई, जलीय भाग की उत्पत्ति कैसे, और वायु की उत्पत्ति कैसे हुई? देखो ये तीनों चीजें मिलकर 3 एलिमेंट्स का निर्माण नहीं कर रही क्या? ये आपका आ गया क्या? सॉलिड आ गया, यानी कि ठोस आ गया, जो कि पृथ्वी के महत्वपूर्ण तत्व हैं तीनों। ये जल आ गया, द्रव आ गया, ठीक है, या फिर आपका लिक्विड आ गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ये आ गया आपका वायुमंडल या फिर गैस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये तीनों क्या है? पृथ्वी के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है। अब देखो महत्वपूर्ण तत्व है, तो इनका कब कब कैसे निर्माण हुआ वो हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था जेम्स जीन्स और ज्वारी आपके जेफरीज की जो ज्वारीय परिकल्पना बताई थी। ठीक है, उसमें आपको समझाया था क्या कि एक आपके सूर्य से, मतलब सूर्य जिसका जन्म कब हो गया, तो जन्म हो गया सूर्य का 5.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, तो सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा था, ये सूर्य है, और ये सूर्य अपनी एक्सिस पर क्या है? घूम रहा है। ठीक है, इसके पास से एक बड़ा तारा होकर गुजरता है, और इससे कुछ भाग क्या है? अलग हो जाता है, उनमें से क्या बन जाते हैं? आपके प्लैनेट्स बन जाते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लैनेट्स है, ये जब बनते हैं तो इनमें हमारा एक पृथ्वी भी महत्वपूर्ण प्लैनेट्स के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो पृथ्वी एक महत्वपूर्ण प्लैनेट बना, ये कब बना? आपके 4.7, और ये 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सन तो बना था कब? 4.7 अरब वर्ष पूर्व, और प्लैनेट्स बने कब? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसका निर्माण हो गया अर्थ का। तो अर्थ क्या है? अर्थ जब अलग हुई थी ना, तो यहाँ पर क्या था? अर्थ और बाकी सारे जो ये इसको कंप्लीट इनके सम्मिलित रूप को फिलामेंट कहा गया, और ये सभी क्या थे? द्रव अवस्था में थे। क्या थे ये? द्रव अवस्था में। तो अर्थ भी हमारी सबसे पहला जो स्टेप है ना, ये क्या था? द्रव अवस्था में थी। क्या थी? अर्थ द्रव अवस्था में, लेकिन इतना ज्यादा द्रवित नहीं थी कि मतलब जैसे एक तो होता है जल, और एक होता है कोई गाढ़ा पदार्थ, जैसे आप लोग कुछ जैसे इडली बनाते हो। ठीक है, तो इडली में एक घोल आप बनाते हो। ठीक है, जैसे आपके बटर मिल्क में जैसे सूजी मिक्स किया जाता है, तो उसका एक गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो गाढ़े घोल की भांति ये द्रव अवस्था में थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ सबसे पहले क्या थी? द्रव अवस्था में थी। इसके बाद में इसका जो सेकंड स्टेप है क्या होता है? ये धीरे धीरे क्या है? शीतल होने लगती है। धीरे धीरे क्या है? ये शीतल होने लगती है। कौन? आपकी अर्थ। अब यहाँ पर क्या है? जब ये शीतल होती है ना, तो यहाँ पर स्थल खंड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, स्थल खंड का निर्माण हो जाता है। लेकिन उससे पहले देखो क्या हुआ, जब ये पृथ्वी जब द्रव अवस्था में थी ना, तो ये तप्त भी थी।
और तप्त क्यों थी? भाई सूर्य से निकला पदार्थ है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तप्त ही होगा ना। भाई सूर्य क्या है, सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम गैसों के संलयन से क्या है, सौर ज्वालाएं विकसित हुई, ठीक है, और तापमान इसका बढ़ा, और परमाणु एक्टिविटीज, रेडियोधर्मिता इसके अंतर्गत देखी जाती है, ठीक है। तो इस वजह से, और इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की इतनी ज्यादा अधिकता है कि इसी वजह से क्या है, सूर्य गर्म है, और सूर्य के गर्म होने के कारण ही क्या है, ये सारे पदार्थ क्या थे, गर्म, यानी कि सारे जो प्लैनेट्स गर्म थे। तो यहाँ पर ये द्रव अवस्था में जब रहती है ना, तो यहाँ क्या रहता है, ये गर्म रहती है, क्या, आपकी पृथ्वी। और जब ये गर्म रहती है ना, तो इसी के अंदर क्या थी, चीजें, धातुएं मिक्स थी, ठीक है, धातुएं थी। इसके अलावा बात करें, धातुएं हैं, मिट्टी है, धूल कण समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सब जो पदार्थ है ना, ये इस द्रव के, जब पृथ्वी द्रव अवस्था में थी, तब ये तप्त अवस्था में थे। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन जब ये जैसे जैसे शीतल हुई ना, तो इसमें से, इस पृथ्वी के क्या है, ये जो हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के जब ये शीतल हुई ना, तो उसी क्रम में जो भारी पदार्थ थे ना, वो तो पृथ्वी के केंद्र में, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाकर क्या है, इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब जब ये पृथ्वी के केंद्र में गए, तो यहाँ पर क्या है, जो भारी पदार्थों का क्या है, यहाँ पर ये इकट्ठे हुए, और जो भारी पदार्थ इकट्ठे हुए, इनमें आ गए क्या, आपके, जैसे कि आपका निकल हो गया, ठीक है, फेरस हो गया, मतलब लोहा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए। अब ये जब केंद्र में गए, तो इसी के आपका निकल और फेरस का जो शुरुआत का नाम लेकर ही, तो इस आपके जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहली लेयर किसका निर्माण हो जाता है, निफे का। रुको मैं मार्कर एक बार चेंज कर लेती हूँ। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में सबसे जो लास्ट, जो अंतिम लेयर है ना, निफे, इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या बन गई, ये निफे बन गई, ठीक है। तो जब ये शीतल हुई ना, तो मैंने आपको क्या बताया, द्रव अवस्था में थे, तब तो क्या है, जो भारी जो पदार्थ थे, वो एकदम केंद्र में जाकर जमा हो गए, ठीक है। अब जब ये शीतल हो गई, तो यहाँ यहीं पर रह गई पदार्थ, ठीक है। शीतल हो गई, तो ये चट्टानों के साथ में, यानी शेलों के साथ में यहीं पर क्या है, जमा हो गए, ठीक है। तो ये जो धातुएं हैं, ये शेलों के अंदर यहीं पर जमा हो गई। क्लियर। अब यहाँ देखो क्या है, उसके बाद में जो हल्के पदार्थ थे ना, इस निकल और फेरस से, यानी लोहे से जो हल्के पदार्थ थे, वो मध्य में आकर जमा हो गए। जिसके अंदर आपके कौन से जमा हुए, तो यहाँ पर आपके कौन से जमा हुए पदार्थ, तो आपके सिलिका और आपका क्या जमा हो गया, और मैग्नीशियम जमा हो गया, ठीक है, मध्य के पदार्थ में। एकदम हल्के पदार्थ थे, तो वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में जमा हो गए, जिसके अंदर आपके सियाल परत हम लोग कहते हैं, उसको सीमा कहते हैं। तो ये जो सियाल है ना, मतलब सिलिका और आपका क्या आ गया यहाँ पर, एल्यूमिनियम। सिलिका और आपका क्या आ गया यहाँ पर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या है, जमा हो गया, ठीक है, एकदम ऊपरी परत। तो ये 3 परतों का निर्माण हो गया, ठीक है। वैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि आपका नीफे क्या है, सीमा क्या है, सियाल क्या है, फिर इनके अंदर यहाँ पर मध्य में एक तप्त मैग्मा की गर्म नदी बहती है, सीमा और सियाल के मध्य, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनकर रेडी हो गई, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे, ठीक है, ये शीतल हो गई, यहाँ पर स्थल खंड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्या हो गया, स्थल खंड का निर्माण हो गया। क्लियर। स्थल खंड का क्या हो गया, यहाँ पर निर्माण हो गया। लेकिन अब जल मंडल कैसे विकसित हुआ, जलीय भाग कैसे आया, तो जब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, आपको बताया ही था मैंने कि हिमयुग आया था। हम कल्प पढ़ने वाले हैं आगे में, तो कल्प, फिर महाकल्पों को कल्पों में विभाजित किया गया, यानी एक भूगर्भिक सारणी बनाई है। उस समय मापने के अनुसार एक समय था जब हिमयुग आता है। हिमयुग के अंदर क्या है, उस वक्त बर्फ जम जाती है, मतलब तापमान सूर्य का नहीं पहुंच पाता है, और पृथ्वी शीतल तो थी, चट्टानें थी, शैलें थी इसके अंदर, और ये एकदम दृढ़ भूखंड था। लेकिन उसके ऊपर क्या है, क्या जमा हो जाती है, तो आपके हिमयुग के दौरान क्या जमा हो जाती है, तो बर्फ जमा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये बर्फ जमा होती है, कब, हिमयुग के समय, तो यहाँ क्या है, हिमयुग के समय जब बर्फ जमा हो जाती है, तो ये मतलब यहाँ पर क्या है कि जल का स्रोत यहाँ पर बन जाता है, और जल का जब स्रोत बनता है, उसके बाद में हिमयुग जब चला जाता है,
तो आपका जो सन है उसकी फिर सनरेज हीट वेव्स चलने लग जाती है। उसके बाद में ये बर्फ क्या है, पिघल जाती है। बर्फ क्या हो जाती है, यहाँ पर पिघल जाती है। पिघलने से क्या हो जाता है, जल क्या है, जल की जो विद्यमानता है वो अर्थ पर हो जाती है, ठीक है। यानी कि जल जो है ना, मतलब पृथ्वी आपका क्या हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है। इतना आपको समझ में आया, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो स्थल खंड है ना, तो स्थल खंडों में किन किन चीजों का निर्माण हुआ, बिकॉज हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद वायुमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस वाइज। तो ये जो स्थल खंड बने, तो इसमें आपके शैलों का निर्माण हुआ, किस प्रकार के शैलें होती है, और ये अभी वर्तमान में किस प्रकार से ये विद्यमान है, ठीक है। ये स्थल खंड के कौन कौन से पार्ट्स हमें जो है अर्थ पर उच्चावच के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज तो एक भी मार्कर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, एक बार देखो ये, हाँ चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो अब स्थल खंड का निर्माण हो गया, हमने पढ़ लिया पृथ्वी शीतल हुई और क्या हो गया, स्थल खंड का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थल खंड है, इस स्थल खंड के अंदर कौन कौन सी उच्चावच या कौन कौन सी ऐसी स्थलाकृतियां हैं जिनके बारे में हमारे द्वारा पढ़ना क्या है, आवश्यक हो जाता है। तो उच्चावच या फिर लिख देते हैं क्या हम, आपका स्थलाकृतियां भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो स्थलाकृतियां कह दो, चाहे आपका उच्चावच कह दो, ठीक है। अब देखो उच्चावच मतलब ऊंची नीची ऐसी स्थलाकृतियां जो हमें पृथ्वी पर विद्यमान दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको पता है ये आपका पृथ्वी है, अर्थ है। इस अर्थ पर आप देखोगे कहीं पर पहाड़ है, ठीक है, कहीं पर क्या है, पठार है, पठारी भूमि है, और कहीं पर क्या दिखेगा आपको, कहीं पर क्या दिखेंगे आपके जो धरातल का सेम समान भाग है, कहीं पर आपको महासागर दिखेंगे, क्लियर। ये चलो ये जलीय भाग की बात आ गई, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखा जाए कहीं पर आपको जो है मैदान दिखेंगे, ठीक है, मैदान जो कि कृषि के जो एग्रीकल्चर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो एक तो हो गया इसमें पर्वत हो गया, दूसरा हो गया क्या आपका पठार हो गया, थर्ड क्या हो गया आपका मैदान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों स्थलाकृतियों के बारे में हम स्थल खंड के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ एक एक पढ़ेंगे, एक एक को कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, पठारों का निर्माण कैसे होता है, मैदानों का निर्माण कैसे होता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये चैनल आपके लिए वरदान है ही। साथ में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका स्टेट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, तब भी ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। बिकॉज इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग के थ्रू क्लियर करवा रही हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करवा रही हूँ, वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि बेसिक से हम लोग एडवांस कंप्लीट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके चाहे आपका यूजीसी नेट है, ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी है, तो भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, यानी रीट मैन की कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये चैनल बहुत यूजफुल है। स्टेट पीसीएस के लिए तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हम लोग अब पढ़ लेते हैं क्या कि पर्वतों का निर्माण क्या हुआ, ठीक है। तो पर्वत का निर्माण जो है ना, निर्माण के आधार पर देखो पर्वतों को क्या है, तीन आपके फोर पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जो पर्वत आ जाता है ना, मार्कर ठीक से नहीं चलता ना तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है। एक बार रुको, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कौन सा मार्कर ठीक से चल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पर्वतों के निर्माण में सबसे पहला जो पर्वत है हम लोग ले लेते हैं क्या, वलित पर्वत, ठीक है। वलित या फिर मोड़दार पर्वत, भाई नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे पर्वत जिनमें मोड़ पड़े होंगे, ठीक है, मोल्टेड होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मोड़दार पर्वत पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है ये क्या है, धरातल है, ये क्या है, धरातल है पृथ्वी का। अब धरातल पर एक सबसे पहले बात तो कि पर्वत किसको कहते हैं वो चीज मैं डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक जो पर्वत के प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आपका जो धरातल है ना, धरातल और साथ में अगर हम बात करें, ये हो जाएगी क्या आपकी जलीय सीमा, ये क्या हो जाएगी आपकी जलीय सीमा। यहाँ पर ये महाद्वीपीय प्लेट है, क्या है ये, महाद्वीपीय प्लेट,
प्लेट्स होती है ना अर्थ के नीचे, धरातल के नीचे, ये धरातल, ये आपका आ गया क्या, भू परपटी या फिर भू क्रस्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लेट्स हैं, इनको मेंटल हम लोग कह सकते हैं। देखो मेंटल्स आपके इस प्रकार से महासागरीय प्लेट्स में भी होता है, तो यही लिख देती हूँ मैं। और ये आ जाएगी क्या, यहाँ पर जलीय भाग आ गया और जलीय भाग के नीचे आ जाएगी क्या आपके महासागरीय प्लेट। देखो महासागरीय प्लेट बहुत ज्यादा भारी होती है, बिकॉज इतने ज्यादा मात्रा में जल को क्या टॉलरेट कर सकती है, तो ऑब्वियसली भारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गई क्या महासागरीय प्लेट और ये आ गई क्या महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। अब देखो धरातल हम लोग क्या है, हमेशा कुछ भी महाद्वीप पर ऊंचाई मापते हैं ना, तो हम लोग जल की जो औसत ऊंचाई है, जलीय भाग की या समुद्र तल की औसत ऊंचाई से मापते हैं। अब क्यों मापते हैं, तो यहाँ पर देखो किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। कैसे नहीं है, हाँ रिजर्वेशन तो है, बिकॉज देखो आपका महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट ये दोनों क्या है, ये दोनों थोड़ी सी असमान है। तो महासागरीय प्लेट को थोड़ा ऊपर लाने के लिए आपके समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट ऑब्वियसली बात है, महाद्वीपीय प्लेट आपके महासागरीय प्लेट से ऊपर रहती है। बिकॉज यहाँ पर आप मान लो महाद्वीप के अराउंड, यानी महाद्वीप का ये जो धरातल हम लोग इस प्रकार से मान सकते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये महाद्वीपीय प्लेट का जो धरातल है ये यहाँ पर है, ठीक, ऊंचाई में अधिक होगा, लेकिन आपका जो जल है ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं एक बार धरातल, ठीक है, लेकिन ये जलीय भाग भी इसके बराबर रहता है, लेकिन यहाँ तो ये जलीय भाग रहता है, ठीक है। और आपकी जो महासागरीय प्लेट जो जल को क्या कर देती है, सहन करती है, वो रहती है जल के नीचे रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से महासागरीय प्लेट के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसी वजह से हो सकता है कि जो महासागरीय तल है, यहाँ पर ये तल स्टार्ट हुआ और महासागरीय तल से क्या है, महासागर, भाई ये महासागर हो गया और महासागर को जो सहन कर रही प्लेट है वो महासागरीय प्लेट है, तो महासागरीय तल से हमेशा धरातल की ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि कोई पर्वत, मतलब ऐसी कोई स्थलाकृति जो धरातल पर विद्यमान है, लेकिन वो महासागरीय तल से कितना ऊंचा हो सके, तो यहाँ पर आपके 500 मीटर से अधिक उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। वो किस में आएगा, पर्वतों की श्रेणी में, ठीक है। पठार की 300 से 1000 मीटर तक ऊंचाई हो सकती है आपके। तो ये तो हो गए पर्वत के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि पर्वत को क्या है 500 मीटर से अधिक ऊंचाई रखनी पड़ेगी। आफ्टर दैट ही विल कॉल्ड द माउंटेन, इट इज कॉल्ड द माउंटेन। तो यहाँ पर क्या है, उन पर्वत पठार की बात करें तो पठार की क्या है, समुद्र तल से कितनी हो सकती है, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो 300 से 1000 मीटर, ठीक है। ये इतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है कौन, आपका प्लेट्यूज, ठीक है। तो इतना ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग अब पढ़ लेते हैं क्या, वलितीय मोड़दार पर्वत। तो देखो वलितीय या फिर आपका जो मोड़दार पर्वत है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके नाम से स्पष्ट है कि ये क्या है, इनमें मोड़ पड़े हुए रहते हैं, इनमें क्या है, ऐसे मोड़ पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए मोड़ मतलब क्या है, इनका देखो जब निर्माण होता है ना, तो इनका निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ये समझाते हो तब ये चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखो वलित और जो मोड़दार पर्वत है, इनका निर्माण होता है क्या, देखो क्या होता है, आपके धरातल के नीचे पाई जाती है क्या, प्लेट्स पाई जाती है, धरातल के नीचे क्या पाई जाती है, प्लेट्स पाई जाती है। अब प्लेट्स क्या है, निरंतर गतिशील है, ठीक है। तो ये क्या है, तभी तो हमें भूकंप देखने को मिलते हैं, जैसे प्लेट्स हमेशा चलती रहती है, गतिशील रहती है, लेकिन कभी प्लेट की गति में गति बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है, या फिर प्लेट्स जब क्या करती है, अपसारी प्लेट सीमांतों के से टकराती है, या फिर अभिसारी सीमांत टकरा जाते हैं, तो फिर क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं समझाती हूँ, ये जो प्लेटों में क्या है, निरंतर ये क्या रहती है, गतिशील रहती है, निरंतर क्या रहती है, गतिशील रहती है। अब देखो क्या है, ये एक प्लेट ये मान लीजिए, ठीक है, अब ये एक प्लेट ये मान लीजिए, ठीक है, दोनों क्या है, गति कर रही है, ठीक है, दोनों अगर सेम अगर इस प्रकार से गति कर रही है तो कोई बात नहीं, सबका काम चल रहा है, सारी प्लेट्स चल रही है। लेकिन क्या है, अगर ये एक दूसरे के सामने जब गति करेगी ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। क्या होगा कि यहाँ पर मान लो ये एक प्लेट हम लोग मान लेते हैं कौन सी, तो ये मान लेते हैं हम लोग इंडियन प्लेट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट और समझाती हूँ मैं, यहाँ देखना है आपको, क्या कहाँ देखोगे, इधर बना देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है क्या, इस प्रकार से ये हो गया क्या आपका
नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। और ये हो गया क्या, साउथ अमेरिका हो गया। भाई देखो आज इस मार्कर में इंक नहीं है, मैं डालना भूल गई थी। और दुर्भाग्य की बात ये है कि सभी मार्कर्स में इंक नहीं है अभी फिलहाल। तो चलो, अब मुझे बिल्कुल भी पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, बट क्लास को मुझे कंप्लीट करवाना ही है, ठीक है, बिकॉज बीच में क्लास छोड़ना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, इस प्रकार से बन जाएगी हमारा, क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया क्या आपका अफ्रीका, और इसके अलावा ये हो गया हमारा क्या, इंडिया। इसको अभी हटा देते हैं, इंडिया को नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। देखो ग्रीनलैंड को बार बार भूल जाते हैं हम लोग। ये हो गया क्या आपका यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो ही गया, ये आपका हो गया क्या, एशिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान क्या देना है, ये इंडिया को हम लोग यहाँ बना देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब क्या ध्यान क्या देना है कि ये जो है ना हमारी क्या है, इंडियन प्लेट है, और ये प्लेट क्या है आपकी, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट क्या है, यूरेशियन प्लेट। देखो यूरोप और जो एशिया है ना, इन दोनों को क्या कहा जाता है सम्मिलित रूप से, तो यूरेशियन कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। और इसकी जो प्लेट है ना, इसको यूरेशियन प्लेट कहा जाता है सम्मिलित रूप से, बिकॉज ये जुड़ी हुई है, धरातलीय रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बना है, और इसी वजह से ये जो प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट कहलाती है। अब देखो जो इंडियन प्लेट है ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये यहाँ पर थी एक समय में, ठीक है। जब मैंने बताया ना पेंजिया आपका अलग हुआ, ठीक है, पेंजिया में से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो अलग पार्ट्स में विभाजित हो गए। विभाजित होने के बाद में कालांतर में इंडियन प्लेट क्या करती है, अपनी स्थिति से खिसकने की कोशिश करती है, और कहाँ जाती है वो, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। तो मैंने बताया ना, अगर ये एक गति में चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, पर गड़बड़ कब होगी, जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो यूरेशियन प्लेट क्या है, ये मतलब ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, ध्यान देना, महासागरीय नहीं है, महाद्वीपीय प्लेट है, दृढ़ भूखंड है इसके, इनके ऊपर यानी धरातल पर है, यानी धरातल के नीचे है ये, और ये भी धरातल के नीचे, दोनों क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। अब देखो क्या है, यहाँ पर आपकी ये यूरेशियन प्लेट रहती है और ये इंडियन प्लेट रहती है। इसका खिसकाव क्या है आपको पता है, मैं बता रही हूँ। अर्थ जो है ना, अर्थ के पूरे जो महाद्वीप है, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या कर रहे हैं, ये गति कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपकी इंडियन प्लेट है, ये किससे टकरा जाती है, आपकी यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है एक समय में। रियल एग्जांपल आपको दे दिया। अब जब ये टकराती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ मोड़ पड़ जाते हैं। जब दोनों प्लेट्स टकराती है ना, तो यहाँ पर कुछ मोड़ पड़ जाते हैं, ठीक है। तो मोड़ पड़ने की वजह से जब मान लो ये दो पार्ट है एक दूसरे से टकराया, ठीक है, तो क्या हो गया, अब एक जो प्लेट थी ना, इसका कुछ भाग ऊपर उठकर इस प्लेट पर अध्यारोपित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों टकराए, ये दोनों प्लेट्स, और ये क्या है, दोनों के भाग क्या है, टकरा गए, और यहाँ पर मध्य में किसी प्रकार का ये पर्वत का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो पर्वत का निर्माण हुआ, इसको क्या कहा गया, हिमालय कहा गया, ठीक है। तो हिमालय पर्वत यानी इसका भाग आकर टकराया और इसका भाग आकर टकराया, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। और फिर ये जो आपका जो इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये पृथ्वी आपके यूरेशिया के समीप आकर सट गया, ठीक है, मतलब यहाँ इसके टच हो गया, क्लियर। तो इसी वजह से आपका प्रायद्वीपीय भाग जो पहले तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, फिर अंगारा लैंड में जाकर मिक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो यूरोप आपके जो एक दूसरे से जब ये प्लेट्स टकराती है ना, तो ये किन सीमांतों के, यानी इसकी सीमा अंत कहाँ हो रहा है, मतलब किनारे पे, तो ये सीमांत, ठीक है। तो अभिसारी किनारों पे टकराती है, अभिसारी प्लेट सीमांत पे टकराती है जब इस प्रकार की स्थिति होती है, यानी वलित या फिर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। जब प्लेट्स अभिसारी प्लेट सीमांतों पर टकराती है, यानी एक दूसरे के एक दूसरे के सामने टकराती है, तो यहाँ पर क्या है, किनका निर्माण होता है, तो निर्माण होता है किनका, वलित या फिर मोड़दार पर्वतों का। अब देखो क्यों होता है, क्योंकि पर्वत क्या है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, यानी एक पर्वत दूसरे पे अध्यारोपित हो जाएगा, दूसरा पर्वत थर्ड पे अध्यारोपित हो जाएगा, और इस प्रकार से बहुत सारी जो बहुत दूरी पर क्या है कि आपके एक रेंज का निर्माण, माउंटेन रेंज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
एक पर्वत दूसरे पर्वत पर अध्यारोपित होता है तो यहाँ पर क्या है, वलित या मोड़ पड़ जाता है और इस वजह से वलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाता है। एक हमने क्लियर कर लिया। अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं क्या, दूसरा जो पर्वत का जो प्रकार है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब सेकंड जो है ना आपका आ जाएगा क्या, ज्वालामुखी पर्वत हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत, दूसरा पर्वत का जो प्रकार है वो कौन सा आ जाएगा आपका, ज्वालामुखी पर्वत। तो देखो ये तो अभिसारी प्लेटों के टकराने से, अभिसारी सीमांतों के प्लेट सीमांत के टकराने से इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या है, जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कुछ अलग प्रकार से यहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये आपका क्या है, धरातल, ये क्या है, धरातल, ये भाग है। और ये क्या है आपका, ये धरातल, यहाँ पर जो शुरू में जो पतली लेयर होती है, लेयर नहीं कह सकते हम, ऊपर का भाग कह दो, लेयर नहीं कहेंगे, लेयर तो तीन ही होती है, सियाल, सीमा और निफे। ऊपरी भाग है, इसको कहा जाता है क्या, क्रस्ट, ठीक है। क्या कहा जाता है, क्रस्ट या फिर भूपर्पटी, मतलब ये भूमि की ऊपरी पपड़ी है, ठीक है, तो भूपर्पटी। इसके बाद में यहाँ पर तीन प्लेटें होती है, ये है आपकी पहली जो प्लेट है, सिलिका और एल्यूमिनियम का संयोजन, यानी यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम काफी, जब पृथ्वी जब द्रव से शीतल में कन्वर्ट हुई, शीतल पिंड में कन्वर्ट हुई, जब सिलिका और एल्यूमिनियम हल्के तत्व थे, इसी वजह से ऊपरी भाग में आकर जमा हो गए थे, ठीक है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर आ जाती है आपकी सीमा, जो सिलिका और मैग्नीशियम का संयोजन है। फिर यहाँ पर जो एकदम आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये क्रोड है, ठीक है। और ये क्रोड में यहाँ पर क्रोड के ऊपर वाली जो परत है जस्ट, ये कहलाती है कि आपकी निफे, निकल और फेरस से ये बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो चुंबकत्व गुण है ना, वो इसी वजह से है कि हम लोग पृथ्वी पर उड़ते नहीं है, हम लोग चल पाते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय गुण का कारण क्या है, आपका नीफे प्लेट का होना, ठीक है। और ये कहीं कहीं पर नहीं भी पाई जाती, कहीं कहीं पर लुप्त पाई जाती है। देखो बताती हूँ मैं कहाँ पर ये लुप्त पाई जाती है। तो आपका ये आगे उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसको कहा जाता है क्या, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल को कहा जाता है क्या, बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, यानी ट्रायंगल की शेप में है ये, और आपका अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बरमूडा ट्रायंगल की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर निफे नहीं है, इस वजह से क्या है, निफे नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर चुंबकीय कोई मैग्नेटिक शक्ति नहीं, यानी गुरुत्वीय जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो पृथ्वी में है ना, निफे की वजह से होती है कि हम लोग आराम से चल पाते हैं, उड़ते नहीं है। जैसे चांद पर हम लोग चलेंगे तो कोई गुरुत्वीय शक्ति नहीं है, हम लोग उड़ेंगे, ठीक है। तो वैसी शक्ति क्या है पूरे अर्थ में है, लेकिन इस बरमूडा ट्रायंगल को छोड़कर। अब क्यों नहीं है, तो भाई यहाँ पे नीफे का अभाव है, इसी वजह से क्या है, इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता है, ठीक है। वरना जाएंगे तो बरमूडा ट्रायंगल अपने अंदर समायोजन कर लेगा। तो यहाँ पर देखो, एक टाइटन नाम का एक जहाज था, ये भी डूब गया था, पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो है शिप यहाँ पर डूब गई थी। और ये शिप के डूबने के बाद में क्या होता है, यहाँ सब लोगों को लगता है कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, ये कहाँ पर चले गए लोग, या जहाज कहाँ चला गया। बाद में जब इसका अध्ययन किया जाता है तो प्रकृति को देखा जाता है कि कोई पक्षी नहीं उड़ रहा, किसी प्रकार का कोई इधर कोई प्रकृति से संबंधित कोई तत्व यहाँ पर नहीं जाते, ठीक है। तो फिर जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि यहाँ पर क्या चीज का अभाव हो सकता है, तो फिर देखा तो निफे का अभाव था, यानी सियाल और सीमा तो मौजूद है, आपकी महासागरीय प्लेट भी है, लेकिन यहाँ पर निफे नहीं है। इसी वजह से क्या है, कोई चुंबकीय गुण नहीं है जो इनको क्या है अपनी ओर क्या है, ये मतलब क्रोड के अंदर या धस जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से सारे के सारे लोग इसमें डूब गए थे। यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब देखो क्या है कि ये चीज मैंने बताई, सियाल, सीमा और निफे तीन पड़ते हैं धरातल से नीचे। तो यहाँ क्या है आपको मैंने बताया, ये है आपका क्या, सूर्य, ठीक है। ये क्या है आपका सूर्य, निरंतर सूर्य की जो हीट वेव्स है वो कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो आपके धरातल पर प्रवाहित होती है कि नहीं होती है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये धरातल बना देती हूँ, ये जल जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये सूर्य सनरेज आई, ठीक है, सनरेज आई किसकी, सूर्य की। अब जब ये सनरेज जब अर्थ तक पहुंचती है तो अर्थ में क्या है, प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करती है। तो यहाँ पर क्या है भाई, आपको पता है दिन में जब सनरेज आती है तो ये धरातल कैसा रहता है, गर्म होता है। शाम के वक्त ठंडा क्यों हो जाता है, बिकॉज एक तो अर्थ अपनी स्थिति चेंज कर लेती है, ठंडा होने के बाद में ये जो ऊष्मा जो अवशोषित की है ना पृथ्वी ने,
तो सीधे पृथ्वी के गर्भ तक पहुंच चुकी है, मतलब यहाँ सियाल और सीमा के मध्य तक ये पहुंच चुकी है। क्या? अर्थ में जो सनरेज की जो गर्मी है ना वो यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब ये क्या हो चुका है, यहाँ का माहौल हो चुका है तब तो एकदम गर्म, ठीक है। अब यहाँ का माहौल एकदम गर्म है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ की जो चट्टानें होगी वो क्या हो जाएगी, पिघलने वाली अवस्था में चली जाएगी। तो यहाँ की आपके चट्टाने हैं, मतलब शैल कह दो चाहे चट्टाने कह दो, ठीक है। इनमें धातुएं भी मिक्स होती है, तो यहाँ क्या है, धातुएं भी क्या रहेगी, मिक्स रहेगी। तो धातुएं क्या है, इनमें धातुएं भी मिक्स है, तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पर पिघल जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ पर पिघल जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाती है, ये पिघल जाती है, ठीक है। अब पिघलने के बाद में क्या है, यहाँ इसको क्या, इस पिघले हुए इस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इस तरल पदार्थ को कहा जाता है क्या, मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। अब देखो ये जो मैग्मा है ना, अब आपको पता है गर्मी गई है तो गर्मी बाहर तो निकलेगी। एक व्यक्ति में मान लो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया जाए, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ रही है, उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर जो गर्मी गई है, उष्मा गई है, वो उष्मा बाहर तो निकलेगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने सन से एनर्जी ली, अब हर व्यक्ति में एनर्जीज है कि नहीं, वो एनर्जी बाहर तो निकलेगी ना। आप बोलोगे, कुछ भी एक्टिविटी करोगे, तो अगर मान लो ये जो सन का जो एक तरीके से उष्मा गई है वो बाहर तो आएगी। अब बाहर आने के लिए क्या होगा, इसको कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा। हम तो भाई अपने मुखार बिंदु से अपने जो भी क्रोध है वो प्रकट कर देते हैं, तो पृथ्वी भी करेगी कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लोग देखोगे, ये क्रस्ट में इधर हटा देती हूँ, अब यहाँ पर देखोगे कि जो आपका जो तरल, ये जो मतलब इसके अंदर जो पृथ्वी का जो तरल पदार्थ है ना, वो क्या है, धीरे धीरे दरारों के थ्रू बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना लेता है, दरारें बना लेता है। अब ये दरारों के थ्रू जब आने की कोशिश करता है, यहाँ पृथ्वी में दरारें पड़ जाती है, मतलब ये गर्म भाग की वजह से जब ये ऊपर उठता है ना, तो यहाँ पे दरारें पड़ जाती है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि, और ये दरारें कब पड़ती है, तो क्या है, एक मैंने बताया अभिसारी प्लेट सीमांतों के किनारे तो वलित मोरदार पर्वतों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे प्लेटें जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती है, लेकिन कुछ खिसकाव कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता कि कुछ दरारें पड़ जाती है। तो जब दरारें यहाँ पर पड़ती है, तो जो ये गर्म भाग था ना पृथ्वी का, जो सियाल और सीमा के मध्य जो मैग्मा नाम से पाया जाता है, यानी तरल अवस्था में जब पहुंच जाता है, तो ये बाहर की ओर निकलता है। तो ये एक फव्वारे की भांति यहाँ पर बाहर की ओर निकलता है, और जब ये निकलता है तो ये क्या कहलाता है, बाहर आकर ये लावा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अब ये जब बाहर आया है ये तरल पदार्थ, तो क्या है, ये संपर्क में आता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब जब ये ठंडा होता है तो इसके आसपास वाले भाग पर क्या है, ये जमा हो जाता है। क्लियर हो गया, जमा हो जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, अब ये शंक्वाकार इसने रूप ले लिया है, ऊंचाई इसकी अधिक हो चुकी है, समुद्र तल से 500 मीटर से बहुत ऊपर जा चुका है। तो इसको क्या कहने लगेंगे, अब हम लोग इसको ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। ज्वालामुखी पर्वत क्यों कहा, बिकॉज ज्वालामुखी एक्टिविटी यहाँ पर हुई ना, वल्केनिक इरप्शन हुआ, तो इसी वजह से ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति हो गई। अब देखो क्या होता है, एक चीज मैं और आपको समझा देती हूँ कि ये जो अपन ने बनाई थी ना, यहाँ पर क्या है, ये तरल पदार्थ इस प्रकार से, ये जो मैग्मा बाहर आया, तो ये दरार तो कुछ इस प्रकार से रह जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद एकदम जब यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है, तो आपको पता ही है यहाँ इस एरिया में बहुत सारे धातुएं, खनिज तत्व पाए जाते हैं। खनिज मतलब आपका मिनरल्स, ठीक है। तो आप जो मिनरल वाटर पीते हैं ना, तो वही चीज जो एकदम मिनरल, जो आप एक तरीके से हम लोग कह देते हैं, देखो मिनरल वाटर नाम यहीं से आया है क्योंकि मिनरल्स आपके अर्थ के नीचे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तभी तो आपके जो नदियों का पानी होता है मीठा होता है। कैसे होता है, तो देखो इधर मान लीजिए ये आपका क्या है, महाद्वीपीय प्लेट यहीं पर समाप्त हो गई। यहाँ हम लोग कह सकते हैं क्या है, आपकी महासागरीय प्लेट है। तो महासागरों का जो जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ का जो सॉल्टी वाटर है, ये क्या है, इसमें प्रवेश करता है इस भाग में, ठीक है। अब ये खनिजों के मध्य से जब ये गुजरता है ना, तो मीठा हो जाता है, मिनरल वाटर बन जाता है। अब जब ये जल क्या है, खारे से किस में रूपांतरित हो चुका है, एक मीठे जल में। और ये इस दरार जो यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट से जो ये मार्ग बन गया है, तो ये इससे क्या है, निकलेगा यहाँ पर, तो ये नदी के रूप में क्या है, यहाँ पर सामने आएगा। और नदी जब बनेगी तो इस प्रकार से क्या है, ये मीठे जल की जो नदी है ना, इसी वजह से नदियों का जल क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका है।
आई नो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस अभी लंबी चलेगी तो मैं आगे की क्लासेस में और कवर कर दूंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। वलित, आपके वलित पर्वत हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया। अब इसके बाद में देखो एक पर्वत और हम महत्वपूर्ण ले लेते हैं, क्या? तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, थर्ड जो पर्वत आ जाएगा, क्या आपका? ब्लॉक पर्वत, ठीक है। थर्ड जो पर्वत आ जाएगा वो आपका ब्लॉक पर्वत आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ब्लॉक पर्वत किस प्रकार से बनते हैं। तो ब्लॉक पर्वत को बनने के लिए क्या है, ब्लॉक पर्वत यहाँ पर हम लोग, भाई देखो मार्कर में बिल्कुल भी इंक नहीं है और इंक मेरे पास खत्म भी हो चुकी है, तो एक बार थोड़ा सा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये इंक को ही विपरीत दिशा से यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लॉक पर्वत हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ब्लॉक जो पर्वत है ना, इनका निर्माण कैसे होता है, मैंने बताया आपको। प्लेटें क्या है, जब एक दूसरे के सामने खिसकती है तब तो क्या है, दोनों में टकराहट हुई, टकराने से क्या है, वलित पर्वत का निर्माण हो गया एक दूसरे पर। ये यहाँ का जो भाग है मध्य का, इस चट्टानी भाग, ये अध्यारोपित हो गया और वलित पर्वत का निर्माण हो गया। लेकिन देखो क्या है, ये जो प्लेट सीमांत है ना, एक दूसरे से विपरीत दिशा में भी तो गति करते हैं, ठीक है। ये प्लेटें अगर मान लो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लग जाए, इस प्रकार से प्लेटें हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करने लग जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पार्ट पे गैप हो जाएगा। और ये पार्ट में जब यहाँ पर किसकी उत्पत्ति होगी, इस गैप को ही क्या कहेंगे, भ्रंश कहेंगे। अब ये जो भ्रंश है, भ्रंश घाटी का यहाँ पर निर्माण हो चुका है, ठीक है। वो बात एक अलग है कि भ्रंश घाटी में अलग अलग प्रकार की जो है घाटियां, घाटियों के नाम दिए जाते हैं, जैसे कैनियन है, गोर्ज है, ठीक है। लेकिन जैसे वी आकार की घाटी है, अलग अलग प्रकार की घाटियां होती हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये भ्रंश के अंतर्गत अगर ये पार्ट इस प्रकार से ये दोनों दूर चली जाए, और यहाँ क्या है, इस प्रकार से इसके अंदर अगर ये भ्रंश घाटी बन चुकी है, अब ये भ्रंशों का जो जमाव है, यानी कि यहाँ का इस मध्य भाग में यहाँ पर अगर किसी पर्वत का निर्माण हो जाता है, यानी यहाँ का पार्ट क्या है, थोड़ा सा ये प्लेटें क्या है इधर खिसक गई। अब ये आगे खिसकने की वजह से क्या है, जैसे मान लीजिए ये भ्रंश का निर्माण हुआ, अब ये प्लेटें इधर चली गई है, ठीक है। अब ये प्लेटें यहाँ पर चली गई है, ठीक है। तो ये भ्रंश के मध्य में क्या है, ये दूसरी यहाँ पर समझ लीजिए इस प्रकार से चट्टानी भाग था, और भ्रंश के अंतर्गत आगे चलकर, ऐसा नहीं है ब्लॉक पर्वत का निर्माण होने में बहुत समय लग जाता है, आगे चलकर यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ भ्रंश का जो है जमा हो जाता है, और इससे क्या है, ब्लॉक पर्वत यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। देखो आपका जो एक चीज है, मैं उदाहरण बता देती हूँ एक बार, जो हमने पहले पढ़ा था वलित पर्वत, तो वलित पर्वत के उदाहरणों में आप देख सकते हैं, जैसे आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, आपके पास में एटलस होगी जो आपकी मानचित्रावली होती है, उसमें देख सकते हैं। वलित पर्वत में एक तो मैंने साक्षात उदाहरण दे दिया था हिमालय का, इसके अलावा एक आपकी रोकीज पर्वतमाला है, जो कि कहाँ पर है, तो कुछ इस प्रकार से आपका अमेरिका है, तो यहाँ पर आपकी रोकीज पर्वतमाला पाई जाती है। थर्ड आपका एंडीज पर्वतमाला, जो कि यहाँ पर आपका जो दक्षिण अमेरिका है, वहां पर आपकी एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी रोकीज हो गई, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर 7,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और रॉकीज है, ठीक है। हिमालय की है आपके, हिमालय भी काफी बड़ा है, और जैसे कि जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। और देखो बहुत सारे जो ऊंचे शिखर है ना, ऊंची चोटियां, वो आपके वलित पर्वतों में ही पाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपकी, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई 8,848 मीटर हो गई, ठीक है। टोटल आपके जो मतलब हिमालय है, वलित है, और वलित देखो नवीन है, जो ये वलित पर्वतमाला होती है वो नवीन पर्वतमाला है, ये ध्यान रखना है। दूसरा हमने ज्वालामुखी का देखा, तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान या ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया के माध्यम से जो बने पर्वत है ना, उनमें एक तो आ जाएगा क्या आपका, तंजानिया का आ जाएगा। तंजानिया कहाँ पर है, तो आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, ठीक है। तो तंजानिया का माउंट किलिमंजारो, तंजानिया का कौन सा हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। किसका उदाहरण आ गया, एक तो ज्वालामुखी पर्वत का, ठीक है। अब देखो एक चीज आप यहाँ पर नोट करेंगे, ये आपका जो अफ्रीका है ना, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब अफ्रीका में क्या है, ये जो प्लेट है ना, एक दूसरे से विपरीत खिसक रही है, धीरे धीरे यहाँ पर एक भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली का क्या हो रहा है, यहाँ निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये जो रिफ्ट वैली जो अफ्रीका के मध्य भाग में बन रही है ना, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, यहाँ इस अफ्रीका प्लेट मतलब प्लेट ही में ही क्या है, दरारें पड़ रही, प्लेट ही एक दूसरे से दूर जा रही है। मैंने बताया था यहाँ आपके भारत प्रायद्वीपीय भारत सटा हुआ था,
वो आपके उत्तर पूर्व में जब गति कर गया, तो ठीक है, तो ये भी प्लेट क्या है, अब इस प्लेट से टूट रही है और विपरीत दिशा में गति कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली का निर्माण हो चुका है। तो यहाँ क्या है, कुछ वल्केनिक एक्टिविटी यहाँ देखी गई। तो ये जो तंजानिया है ना, तो तंजानिया में भी क्या है, आपके जो किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो का ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निर्माण हुआ है। और देखो इसके विपरीत दिशा में गति करने के बाद ही क्या है, इधर जैसे विक्टोरिया झील है, टैंगनिका झील है, इनका भी निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, आई होप। अब देखो ब्लॉक पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत में अगर हम लोग लेंगे एग्जाम्पल, तो आपका कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये अपसारी प्लेट सीमांतों की गति करने से क्या है, यहाँ पर ब्लॉक पर्वतों का क्या हो जाता है, यहाँ पर निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो सतपुड़ा जो पर्वत है ना, तो वो आपका ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। सतपुड़ा कहाँ पर है, तो आपका इस प्रकार से कुछ हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंडिया जो मैंने बनाया है, इसके अंदर यहाँ पर तो आती है क्या, आपकी अरावली, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। ध्यान रखना है, ये अरावली क्या है, एक वलित और अवशिष्ट पर्वत का भी है। ध्यान रखना है, ये किसका, अवशिष्ट पर्वत का भी है, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसके अलावा सतपुड़ा है यहाँ पर, तो सतपुड़ा क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला क्या है, ये आपके ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ पर एक पर्वतमाला और है, विंध्यन पर्वतमाला भी है, ठीक है, विंध्यन पर्वतमाला, ठीक है। तो इतना आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। तो मैं इरेज कर देती हूँ। एक पर्वत और रह गया है जिसका नाम क्या है, तो आपका अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। एक और पर्वत है जिसका नाम क्या है, तो यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखो इतना आप सब समझ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना है और क्लास के बाद में शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। अब देखो अवशिष्ट पर्वत किसको कहा जाता है, कि अवशिष्ट पर्वत मतलब कि क्या है, ये पर्वत किसी समय पे बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, मतलब ये भाग जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थे एक समय पर, ठीक है। अब यहाँ पूरी रेंज में बना देती हूँ, ठीक है, पूरी माउंटेन रेंज है। मान लीजिए ये क्या है, अरावली है, और रियल में अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला का ही क्या है, उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपका राजस्थान है, तो यहाँ पर आपकी अरावली पर्वतमाला, ये रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक फैली हुई है, आपके खेड़ब्रह्म गुजरात से लेकर 692 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है इंडिया में, और 550 किलोमीटर इसकी कहाँ पर है, तो राजस्थान में लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और ये ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट आपके पर्वतों का रूप है, ठीक है। तो यहाँ अवशिष्ट से मतलब क्या है, देखो इस पर्वत का भाग कुछ कुछ स्थान पर क्या है, क्या हो चुका है, अपर्दित हो चुका है, ठीक है, अपर्दित हो चुका है। और अपर्दन के फलस्वरूप यहाँ ये कुछ भाग इसका मौजूद है, जैसे मान लो बीच में से कट गई है इस प्रकार से, इस यहाँ पर मान लो कुछ कटाव हो चुका है इस पर्वत का, तो कुछ कुछ मात्रा में ये उपलब्ध है। ऊपर से मान लीजिए थोड़ा बहुत कटाव हो चुका है, ठीक है, वह अपर्दन है, तो अपर्दन क्या आएगा कि मैं साइड से कटाव करूंगा मेरी चट्टानों का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपर्दन के फलस्वरूप जो अवशिष्ट भाग, लेकिन वो पर्वत है, क्योंकि पर्वत की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी वो फुलफिल करता है, तो वो पर्वत की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी पठार नहीं बने हैं, है तो ये अभी भी पर्वत, लेकिन ये कैसे पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। तो देखो एक दो क्रियाएं होती है आपके धरातल पर, एक होती है क्या, अपर्दन, और एक होती है क्या, निक्षेपण, ठीक है। तो जो आपका अपर्दन होता है, अपर्दन मतलब मिट्टी का या फिर शेलुक में कटाव हो जाना, यानी एक जगह से मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर जाए, वो क्या है, अपर्दन। या एक पर्वतमाला में से कुछ कण या फिर कट कटा के वो दूसरे स्थान पर, मतलब वो चले जाए कहीं भी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो दूसरे स्थान पर जाकर जमाव अगर उनका हो जाता है, तो वो कहलाएंगे क्या, निक्षेपण। तो यहाँ पर क्या है, अपर्दन जब होगा तो निक्षेपण ऑब्वियसली होगा। एक स्थान से कोई मिट्टी उड़कर गई है, चट्टाने कट कर गई है, तो वो चाहे वायु द्वारा कट कर गई हो, चाहे वो जल द्वारा कट कर गई हो, लेकिन वो जाकर जमा तो कहीं ना कहीं हुई है ना। तो ये अपर्दन और निक्षेपण की जो प्रक्रियाएं हैं अलग अलग स्थानों पर एक समय के अंतर्गत चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, ऐसे तो नहीं है कि भाई हवा में जाकर के स्थिर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, किसी अलग स्थान पर जाकर जमा तो होगा। तो यहाँ पर क्या, अपर्दित हो चुके जो पर्वत है उनको
क्या है, लेकिन उनके अवशिष्ट के रूप में अभी भी विद्यमान है, तो उनको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका जो स्थलाकृति है या उच्चावच है पठार, वो भी हम आज की क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। मैदान तो हम नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज इंक नहीं है, तो आप सभी को पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बिना इंक के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट हम लोग, लेकिन पठार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पठार जो स्थलाकृति है ना, तो पठार क्या है आपके, पठार भी अलग अलग प्रकारों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब पठार में अगर बात करें तो हम लोग क्या है, एक पठार आता है, एक प्रकार है आपका अंतरा पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है, अंतरा पर्वतीय पठार। दूसरा पठार का नाम है क्या, गिरिपदीय पठार, गिरिपदीय या पर्वतपदीय भी इसको हम लोग कह सकते हैं। पद का मतलब क्या होता है, पैर। ठीक है, तो पर्वत के पैर के पास में, यानी पर्वत यहाँ पर अगर है और यहाँ पर्वत आपका समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ स्थलाकृति ऐसी बन जाए, मतलब इनकी ऊंचाई पर्वतों की अपेक्षा कम होती है, तो यहाँ पर पठार का अगर निर्माण हो चुका है तो वो पर्वतपदीय या गिरिपदीय पर्वत में आएगा। अब अंतरापदीय क्या है, अगर दो पर्वतों के मध्य के अंदर कोई पठारी भाग है तो ये अंतरा पर्वतीय आपके पठार में आएगा। ठीक है, दो पर्वतों के मध्य के भाग को अंतरा पर्वतीय और गिरिपदीय आपके पर्वत के तलहटी में, एक तरीके से अगर भौगोलिक लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो आपके पर्वत के तलहटी के अंदर जो आपके पठार जो स्थलाकृति विकसित होती है जिसकी पर्वत की ऊंचाई अपेक्षा ऊंचाई कम है, तो उसको गिरिपदीय पर्वतपदीय पठार कहते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाएगा क्या आपका, तो थर्ड आ जाएगा क्या आपका, तो यहाँ पर क्या है कि आपके ना कुछ पठार जैसे ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से भी क्या होते हैं, यहाँ पर इनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या है, एक तो अंतरा पर्वतीय आ गया और गिरि पर्वतीय, और जो ज्वालामुखी क्रिया के बाद में जब इनका निर्माण होता है तो इनको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो देखो आपको पता है, मैंने आपको बताया क्या, जब आपकी इंडियन प्लेट जब गति करी तो यहाँ पर ये इस प्रकार से, ये तो हिमालय का निर्माण हो गया, मतलब इंडियन प्लेट ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गई तो इंडिया यहाँ पर आके जमा हो गया। ठीक है, मतलब इंडिया यहाँ पर आ गया गति करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो पठार बनता है ना, ये पठार कौन सा बनता है, तो आपका प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ऊपर तो यहाँ हिमालय का निर्माण हो गया और यहाँ पर क्या प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो गया। तो यहाँ ये जो प्रायद्वीपीय पठार जो बना ना, तो यहाँ पर क्या है, कुछ ज्वालामुखी एक्टिविटीज हुई है। ठीक है, और ज्वालामुखी एक्टिविटी होने के बाद में क्या है कि ज्वालामुखी जब क्रियाएं होती है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये मान लो पर्टिकुलर किसी पर्वत का यहाँ पर निर्माण हो गया ज्वालामुखी एक्टिविटी के बाद में, वल्केनिक इरप्शन हुआ, यहाँ पर भी पर्वत का निर्माण हुआ, लेकिन क्या है कालांतर में जब यहाँ से नदी बह रही है तो नदी ने क्या किया, इस पर्वत का क्या कर दिया, कटाव कर दिया, और ये स्थलाकृति इस प्रकार से आ गई। ठीक है, इस प्रकार की अवस्था में आ गई, तो ये आपके ज्वालामुखी वो सॉरी प्रायद्वीपीय पठार का क्या हो जाता है, यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो देखो अंतरा पर्वतीय पठार है ना, इनके अंतर्गत आपका आ जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर आपके बोलीविया का पठार इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बोलीविया का पठार आ गया। ठीक है, और आपके जो आपकी पाकिस्तान की जो सॉल्ट रेंज है ये इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब देखो गिरिपदीय जो पठार है इसके अंदर आपका आ जाएगा क्या, अमेरिका का, आपके उत्तरी अमेरिका का तो आ जाएगा क्या, पिडमोंट का पठार। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का तो क्या आ जाएगा, पिडमोंट का पठार, और आपके दक्षिणी अमेरिका का क्या आ जाएगा, तो आपके पैटागोनिया का पठार। ठीक है, तो पैटागोनिया और पिडमोंट के पठार किनका एग्जाम्पल है, तो आपके गिरिपदीय जो पठार है ना, इनका एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में हमारा भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आई होप आप सभी समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ महत्वपूर्ण पठार है जो हम डिस्कस कर ही लेते हैं आज की क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है, शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या है कि कुछ पठार है, जैसे कि मान लो आपका एक तो हो गया क्या आपका, अगर हम बात करें तो एक पठार आपका मेसाटा का पठार है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, मेसाटा का पठार जो कि कहाँ पर है, तो देखो कुछ इस प्रकार से आपका क्या आ जाता है, ये तो आपका है नॉर्वे, स्वीडन, ये आपका एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, यहाँ पर आपका डेनमार्क आ जाता है, और यहाँ पर आपका पुर्तगाल है, फिर आपका स्पेन है। ठीक है, तो स्पेन के अंदर क्या है आपका, ये मेसाटा का पठार
पाया जाता है, ठीक है। मतलब मेसाटा का पठार कहाँ पर है, तो आपका स्पेन के अंदर है, क्लियर। फिर यहाँ फ्रांस है, जर्मनी है, बहुत सारे इधर बाल्कन कंट्रीज है। देखो हमने इटली तो बनाई नहीं इधर, ठीक है, ये इटली आ गया। इस प्रकार से ये आपका दक्षिण वो सॉरी अफ्रीका आ गया, ठीक है। फिर ये इंडिया है, श्रीलंका है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपके दक्षिण पूर्वी जो जो आपके साउथ एशियन कंट्रीज है, ठीक है। ये आपका अंटार्कटिका है, इस प्रकार से आपका उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, ठीक है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा दूसरे हम पठार की बात करें तो चलो तिब्बत का पठार ले लेते हैं। तिब्बत का पठार भी मैं आपको मैप में बता देती हूँ। तिब्बत का पठार कहाँ पर है, तो आपको पता है ये हमारा क्या है, भारत है। और कुछ इस प्रकार से ये जो भारत है, तो यहाँ पर क्या है, भारत के आपके नॉर्दर्न साइड में यहाँ पर तिब्बत का पठार आता है, पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर है तिब्बत, तो चीन के अंदर है। तिब्बत कहाँ पर है, चीन में आता है, चीन द्वारा ऑक्यूपाइड है, तो चीन ही लिखेंगे। तो तिब्बत का पठार आपके चीन में आ गया। इसके अलावा थर्ड अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो मंगोलिया का पठार कौन सा आ जाएगा, तो आपका मंगोलिया का पठार आ जाएगा। मंगोलिया कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आपका चीन है, तो उत्तरी मध्य चीन और साथ में मंगोलिया के अंदर है। उत्तरी मध्य चीन और मंगोलिया में है, ठीक है। तो अब इसकी कैपिटल क्या है, तो उलान बटोर है मंगोलिया की। चीन की बीजिंग है, आपको पता होनी चाहिए। स्पेन की मैड्रिड है। साथ साथ में कैपिटल्स भी मैं आपको लर्न करवा दूंगी, ठीक है। तो आपका मंगोलिया के अंदर कौन सा हो गया, मंगोलिया का पठार। फिर देखो यहाँ पर क्या है, ये आपको पता है ये क्या है, इस प्रकार से एशिया कुछ इस प्रकार इतना है, ठीक है। तो ये एशिया को क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ये आपका नॉर्थ, साउथ और आपका वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो ये जो मध्य एशिया है ना, इसको यहाँ पर ये एशिया का आपका मध्य भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मध्य एशिया कहा जाता है। तो मध्य एशिया के अंतर्गत भी आपके महत्वपूर्ण पठार है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। तो देखो मध्य एशिया के अंदर जो पठार है ना, वो आपका महत्वपूर्ण है। एक बार रुको, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, कोई बात नहीं, टीचर भी भूल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका मैं नाम एक बार भूल रही हूँ, दिमाग से निकल चुका है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, तिब्बत। अरे तिब्बत का पठार देखो चीन के अंदर, आपके चीन में थोड़ा सा मैंने बता दिया, मध्य एशिया के अंतर्गत यहाँ पर आपका तिब्बत का जो पठार है ना, वो मध्य एशिया तक फैला हुआ है, यानी तिब्बत से लेकर यही था आपका तिब्बत का पठार, ठीक है। तो चीन और मध्य एशिया, यहाँ पर ये मध्य एशिया के अंदर है, ध्यान रखना है। कहाँ पर है, तो मध्य एशिया के अंदर है। देखो तिब्बत का पठार मध्य एशिया से लेकर चीन तक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मध्य एशिया में देखो आपकी कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आता है। मध्य एशिया में इतने देश जो मैंने बताया वो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके तिब्बत का पठार है। फिर आपका पामीर का पठार है, ठीक है। पामीर का पठार आ गया। पामीर का पठार भी क्या है, आपके एशिया के अंतर्गत ही है, ठीक है। पामीर का पठार भी क्या है, मध्य एशिया में ही है, एशिया के अंदर, चीन आपके इंडिया से उत्तरी भाग में है, ठीक है। इसके अलावा आपका ग्रेट बेसिन है। तो ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, तो ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, तो आपका यूएसए में है। ये भी, ये कहाँ पर है, ग्रेट बेसिन आपके अमेरिका के अंदर है, ठीक है। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन के अलावा देखो कोलंबिया का पठार है। कोलंबिया का पठार भी कहाँ पर है, तो आपके किस में है, तो कोलंबिया का पठार भी कहाँ पर है, तो आपके अमेरिका के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया भी कहा जाता है, डीसी इसका नाम जो पर्टिकुलर आपको एटलस में मिलेगा, ठीक है। तो कोलंबिया का पठार भी कहाँ पर है, तो आपके अमेरिका के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपका आप कौन से पठार रह गए आपके, जैसे बहुत सारे ऐसे बोलीविया का पठार है, ठीक है। इसके अलावा देखो अपलेशियन यहाँ पर पर्वतमाला आपके कहाँ पर है, तो आपके अपलेशियन में। इसके अलावा कैनेडियन शील्ड्स है जो कनाडा के अंदर है, अपलेशियन सॉरी यहाँ पर है, अलास्का के अंतर्गत है, ठीक है। अलास्का का पठार, हाँ एक अलास्का, अपलेशियन तो पर्वतमाला हो गई आपकी अमेरिका के अंतर्गत, ये इस प्रकार से यहाँ पर आपका अलास्का का पठार हो गया, ठीक है। अलास्का का पठार हो गया जो कि कहाँ पर है, अलास्का के अंतर्गत है। अलास्का कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये महत्वपूर्ण कुछ पठार थे जो आई होप आप सभी को याद हो चुके होंगे अच्छे तरीके से। एक ऑस्ट्रेलिया का पठार है जो कि कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है, ठीक है। कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है ऑस्ट्रेलिया का पठार, ठीक है।
तो ये आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे की क्लासेस भी अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। और आज के क्लास की में जो इंक की जो मार्कर में कमी देखने को मिली उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे की क्लासेस में ऐसे नहीं होगा। तो जुड़े रहे यूपीएससी हिंदी माध्यम के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, साथ ही शेयर कर देना है क्लास को और वीडियो को लाइक कर देना है। जुड़े रहना है हमेशा क्लासेस के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं, पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।